नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या बिहार में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बीजेपी का विजय रथ रोक पाएंगे? दिल्ली के चुनाव खत्म हुए नहीं और बिहार के लिए हलचल तेज हो गई। ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि दिल्ली में भगवा परचम के बाद बीजेपी अपना जोश हाई है और उसे खुलकर दिखा भी रही है। अब बीजेपी का अगला लक्ष्य बिहार में एनडीए सरकार बनाना है। बीजेपी अभी से दावा कर रही है कि बिहार में फिर एक बार नीतीश की अगुवाई में बीजेपी ही सरकार बनाएगी। लेकिन लालू यादव ने एक बार फिर हुंकार भरते हुए कहा है कि वो किसी भी हालत में बिहार में बीजेपी को बढ़ने नहीं देंगे। दावा किया उन्होंने कि अब की बार बिहार में लालटेन की जय जयकार होगी। लोकसभा के बाद पिछले कुछ विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, इसीलिए इंडिया गठबंधन में मतभेद देखे जा रहे हैं। आज शिवसेना यूबीटी के जूनियर ठाकरे आदित्य ठाकरे ने केजरीवाल से मुलाकात कर कहा कि हार के बावजूद वो मजबूती से उनका हाथ थामे रहेंगे। लेकिन टीएमसी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो विधानसभा चुनाव में अकेले ही बीजेपी की चुनौती का सामना करेगी। आज हम इंडिया गठबंधन का रिपोर्ट कार्ड भी आपको दिखाएंगे और ये भी बताएंगे कि सी वोटर का जो सर्वे है, जो मूड ऑफ द नेशन, देश का मिजाज सर्वे है, उसमें क्या प्रेडिक्शन आ रहा है, बिहार में कितना वोट प्रतिशत और अगर उतना वोट प्रतिशत तो किसको आएंगी, कितनी सीटें, ये सब बताएंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। आप रहे न रहे, एनडीए का आना तय। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए बने इंडिया गठबंधन में दरार पड़ चुकी है। दिल्ली में कांग्रेस और आप के बीच तलवारें पहले ही खिंच चुकी थी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के हारने के बाद बंगाल से बिहार तक उथल पुथल शुरू हो गई है। अब साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली की जीत से बीजेपी का जोश हाई है। अब बीजेपी का दावा है कि बिहार में भी भगवा परचम लहराएगा। लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कह दिया कि बिहार में बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली। भाजपा बोल रही है कि बिहार में भी असर पड़ेगा इसका। कोई असर नहीं पड़ेगा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा। भाजपा को लोग जान गए। श्रीमान लालू प्रसाद यादव जी, नीचे करना, अब आपका रहना कोई आवश्यक भी नहीं है क्योंकि बिहारी शब्द को आपने गाली बनाया, बिहारी को आपने लज्जित किया, जातीय उन्माद पैदा कर करके भाई भाई को लड़ाया है, बिहार को बर्बाद किया। इसलिए आपके जैसे लोगों का रहने की अब कोई जरूरत नहीं है। उधर लालू यादव के साले सुभाष यादव अपने जीजा पर जमकर बरसे। लालू को धोखेबाज बताया। उनके कार्यकाल में सीएम हाउस में अपहरण की डील होने का दावा भी किया। धोखा करवे किए, धोखाबाज है ये हैं तो धोखाबाज करेंगे नहीं, किसी का कर लेंगे, आपके साथ भी कर लेंगे। जरूरत पड़ेगा तो अभी बाबू बोलेंगे, आज काम निकल गया तो 2-4 लाख दे के बाहर कर देंगे। जहां लालू यादव दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब की बार लालटेन का जलवा दिखेगा, तो बीजेपी और उसके सहयोगी दल कह रहे हैं कि लालू मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं जो कभी पूरे नहीं होने वाले। We are entering Bihar elections and we'll see a repetition of the result that we saw in Delhi. The kind of result that we saw in Maharashtra, the kind of result that we saw in Haryana. जनता किसी भी सूरत में राजद या उनके साथी दलों की वापसी नहीं चाहती है। ओजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विजय रथ है वो निकल चुका है। लालू यादव की राजनीति बिहार में समाप्त हो चुकी है और लालू यादव जी के बारे में अब बिहार के मतदाता, बिहार की जनता सिर्फ इस बात को समझ रही है कि ये परिवार से ऊपर उठकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। वहीं आदित्य ठाकरे ने शिवसेना यूबीटी के सांसदों के साथ अरविंद केजरीवाल से दिल्ली में मुलाकात की है। दिल्ली चुनाव में शिवसेना, टीएमसी और समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस की जगह आप को समर्थन दिया था। केजरीवाल से मुलाकात के बाद आदित्य ठाकरे बोले, सरकारें आती जाती रहती हैं लेकिन रिश्ते बनाए रखने चाहिए। उन्होंने कहा कि हार के बावजूद यूबीटी आपके साथ है, लेकिन इंडिया अलायंस को ये समझने की जरूरत है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। सरकारें आती जाती रहती है, फिर आएगी, लेकिन रिश्ता तो ऐसे ही चलता रहेगा। और यही कहने हम आए थे। उन्होंने जो पिछले 10 सालों में दिल्ली में जो काम किया है वो सारी जनता जानती है। ये जो चुनाव हुआ उसमें चुनाव का बहुत बड़ा हाथ था, आशीर्वाद था। परिणाम की चिंता किए बगैर रिश्तों की बुनियाद मजबूत रहेगी, इसका भरोसा आदित्य ठाकरे जी ने और सभी साथियों ने दिलाया और इस रिश्ते की मजबूती के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे।
उधर ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बैनर्जी ने कहा कि आप बीजेपी का मुकाबला करने में नाकाम रही, लेकिन टीएमसी ने संकेत दे दिए हैं कि वो एकला चौलो रे की तर्ज पर बीजेपी को चुनौती देगी। कांग्रेस को अगर भाई कोई सीट शेयरिंग फॉर्मूला उनको दिखता नहीं है या वो वे फॉरवर्ड उनको एक्सप्लोर करना नहीं है, तो वी विल गो अहेड एंड वी विल फाइट द इलेक्शंस ऑन आवर ओन माइट एंड टर्म्स। हालांकि बिहार में नीतीश फैक्टर को नकारा नहीं जा सकता, इसीलिए बीजेपी साफ कर चुकी है कि वो नीतीश के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगी। लोकसभा में शानदार स्ट्राइक रेट रखने वाले चिराग पासवान ने 2020 का विधानसभा चुनाव अलग लड़ा था, लेकिन इस बार वो बीजेपी के साथ चुनावी मैदान में उतरेंगे, जिससे दलित वोटर बीजेपी के पक्ष में जा सकते हैं। भले ही अभी बिहार चुनाव में करीब 8 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अभी से जुबानी जंग तेज हो गई है। आज तक ब्यूरो। और बहुत जल्दी प्रधानमंत्री का कार्यक्रम भी शुरू किया जा सकता है। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए वो पहुंच सकते हैं। फिलहाल अमेरिका में है और इस पर लगातार आप कवरेज भी आज तक पर देखेंगे, लेकिन क्या कह रहा है ये बिहार जानने के लिए आइए आपको लिए चलते हैं बड़े वाले स्क्रीन पर, क्योंकि देश का मिजाज जो सर्वे हमने किया है उसमें किस तरह का आकलन बिहार के लिए किया जा रहा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले चारों खास मेहमान दिखा दीजिए जो हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी जी जुड़ रहे हैं आरजेडी की तरफ से, राजीव रंजन जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जेडीयू के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका, और सुरेंद्र राजपूत जी बहुत स्वागत है आपका, कांग्रेस पार्टी का वो पक्ष रखेंगे, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। लेकिन इससे पहले कि चारों मेहमानों के पास जाएं, कुछ नंबर्स आपके सामने दिखाना चाहते हैं जिससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आखिर 2020 में हुआ क्या था, कौन सी पार्टी कहां पर खड़ी थी। ये देखिए, अगर आप देखिए तो पार्टी वाइज हम आपको विधानसभा चुनाव में, ये तो हम आपको स्ट्राइक रेट और परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, दोनों साथ लड़े थे, आपको याद हो अगर, इन दोनों का साथ था। एनडीए में हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी, जेडीयू, वीआईपी और हम। अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो स्ट्राइक रेट लगभग 19.5% बीजेपी का था। 74 सीटें उन्होंने 110 में लड़के जीती थी, और ये माफ कीजिएगा ये वोट शेयर है उनका, माफ कीजिएगा स्ट्राइक रेट नहीं वोट शेयर है ये 19.46, 15.39 था जेडीयू का, उन्होंने 43। ये मतलब अगर आप देखिए ये वाला नंबर 43, तो सबसे बुरा परफॉर्मेंस पिछले 3-4 चुनावों में जेडीयू का यही रहा था। लोकसभा में उन्होंने फिर बेहतर किया। आप जल्दी से आपको विधानसभा में दिखा देते हैं 2020 में क्या हुआ था। महागठबंधन की तरफ से आरजेडी कांग्रेस एक साथ लड़ी थी, 23% वोट, सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आप देखिए आरजेडी को गया था, ये 23%, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि अलग अलग पार्टियां हैं, सब में वोट बढ़ जाता है। तो 23% के साथ ही वो टॉप पर थे। 144 सीट लड़कर 75 सीटें आई थी और 70 लड़कर 19 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। ऐसे ही लेफ्ट में आप देखिए 16। और अब हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि अगर आप सीटों के नजरिए से देखिए तो एनडीए में पिछली बार का वोट परसेंटेज क्या है, अभी 24 का, ये 4 जून की बात हम लोग कर रहे हैं, नतीजों में 48% वोट गया था एनडीए को। लेकिन मूड ऑफ द नेशन सर्वे, देश का मिजाज सर्वे कह रहा है कि इजाफा होगा 4% का और वो 52 पर पहुंच जाएंगे। वहीं इंडिया गठबंधन को अगर आप देखिए 40% आया था लोकसभा चुनाव में 2024 में, लेकिन उनका प्रोजेक्शन है कि वो 2% की बढ़त उनको होगी। वहीं अन्य कुछ, क्योंकि लेफ्ट देखिए बहुत काफी सीटें लेफ्ट ने जीती थी, तो 12% से वो 6 पर लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंडिया गठबंधन में अब जल्दी से आपको सीटों वाला नंबर्स भी दिखा देते हैं कि प्रोजेक्शन क्या बता रहा है। 30 लोकसभा सीटें जीती थी, अगर आपको याद हो, 5 के 5 एलजेपीआर चिराग पासवान ने जीत ली थी, 12-12 दोनों बीजेपी और जेडीयू को, 9 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ, जिसमें से 4 आरजेडी की थी। ये देखिए 33 to 35, अगर अभी का हम लोकसभा को लेकर जो प्रोजेक्शन है मूड ऑफ द नेशन सर्वे का, वो ये बता रहा है कि अगर आज हो देश में चुनाव तो लोकसभा में 33 से 35 सीटें बीजेपी की और जेडीयू गठबंधन की आ सकते हैं। इस बार एलजेपीआर भी उनके साथ है। वहीं इंडिया गठबंधन के लिए 5 to 7 सीट्स का प्रोजेक्शन है, यानी 9 से गिरावट है। अब यहीं से सवाल की शुरुआत कर लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, ये तो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, 27 में यहाँ तो पल पल महीने महीने लोगों का मिजाज बदलता है, और इसीलिए हम लोग ये सर्वे भी साल में 2 बार करते हैं, कभी उछाल कभी गिरावट। लेकिन कितने आश्वस्त हैं आप लोग, और क्या इस बात का ऐलान एनडीए के शीर्षस्थ नेता गण करेंगे कि नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में उन्हीं के चेहरे पर आप लोग चुनाव लड़ेंगे? इसमें कोई संदेह ही नहीं है।
नीतीश कुमार हमारे अत्यंत जो है प्रतिष्ठित, प्रभावी और साख वाले चेहरे हैं और केंद्र में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और राज्य में आदरणीय नीतीश कुमार दोनों की साख जो है वो एकदम से जो है जनता के बीच दिलों में बैठी हुई साख है। ऐसे में ये दोनों ही चेहरे हमारे केंद्र में मोदी जी और राज्य में नीतीश कुमार रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद लगातार चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, हर चुनाव दर चुनाव भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। और आपके मूड ऑफ नेशन में भी स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो 48% जो वोट था वो 52% हो रहा है और दोनों के बीच जो फासला है वो 42 और 52 यानी लगभग 10% का फासला। और 10% का फासला जो है जब आप सीटों में कन्वर्ट करती हैं तो बहुत बड़ा फासला होता है और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन शुक्ला जी, लेकिन बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा, सुनिए ना, बिहार भी एक ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा और विधानसभा में लोगों का वोटिंग करने का तरीका एकदम बदल जाता है। अब देखिए ना, जिस साल में उन्होंने एक भी सीट नहीं दिया आरजेडी को, उस साल सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज आप देखिए 19 में उनको 0 सीटें आई और फिर 20 में जब विधानसभा चुनाव हुआ तो सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत सीटें वो ले गए आरजेडी वाले। तो जनता पलटती है, वो लोकसभा के हिसाब से चलती नहीं है। देखिए इसी तरह का प्रोजेक्शन, अंजना जी, इसी तरह का प्रोजेक्शन जो है 4 फरवरी के पहले जो है, इसी तरह का प्रोजेक्शन अभी 4 दिन पहले किया जा रहा था दिल्ली के बारे में भी। दिल्ली के बारे में भी हर कोई कहता था और ये सत्य भी था कि लोकसभा में 2014 में जो है भारतीय जनता पार्टी 7 सीट जीती, 2015 में जो है 67 आउट ऑफ 70 आम आदमी पार्टी जीत गई, 2019 में हम 7 सीट जीते, 2020 में जो है वो 62 सीटें जीत गई। लेकिन 2024 और 25 में आप देख रही हैं कि हम लोकसभा भी जीते और हमने विधानसभा भी जीती। तो यही मूड ऑफ नेशन लोगों ने देख लिया, भली बात सब परख लिया है। लोगों को पता है कि तेजस्वी यादव जो है वो नीतीश कुमार के विकल्प नहीं हो सकते हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी में पसेरी और पसंगा वाला अंतर है। आप तो जानती होंगी पसेरी और पसंगा में कितना अंतर होता है। भोजपुरी वालों को तो ये कम से कम मानदंड पता ही होगा। प्रेम शुक्ला जी, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ चर्चा करते ही रहेंगे। लेकिन मृत्युंजय तिवारी जी से जल्दी से एक रिएक्शन ले लेते हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, संकेत ऐसे मिल रहे हैं और देखिए ये लोकसभा चुनाव के बाद से एक ट्रेंड देखा जा रहा है। ये ठीक है कि झारखंड हो या फिर जम्मू कश्मीर हो, वहां पर तो आप लोगों की सीटें आई, लेकिन जो बड़े राज्य थे उनमें बीजेपी को लेकर एक उत्साह दिख रहा है, चाहे महाराष्ट्र हो, अब उसके बाद बाकी 2 छोटे राज्य हैं हरियाणा और दिल्ली। ऐसे में क्या बिहार में भी चैलेंज बड़ा नहीं होगा इस बार? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में और एनडीए बीजेपी के खासतौर पे सीटें लेकर एक अपवर्ड स्विंग दिख रहा है हमारे देश का मिजाज सर्वे में, वो आपके लिए चैलेंज होगा कि नहीं होगा? देखिए अंजना जी, हर चुनाव हर राजनीतिक दल के लिए एक चैलेंज है, चैलेंज के रूप में लेते हैं। लेकिन पड़ोसी राज्य कहिए या संयुक्त बिहार जब था, झारखंड भी बिहार के साथ था, उस झारखंड के चुनाव परिणाम ये बता रहे हैं कि वो झांकी है और बिहार में अभी बाकी है। झारखंड के चुनाव परिणाम का ही दोहराया जाएगा बिहार में चुनाव परिणाम। अब बीजेपी अति उत्साह में है, सत्ता के अहंकार में है, 20 वर्षों से यहां सरकार में एनडीए है, अगर 1-2 वर्षों 3 वर्षों को छोड़ दें। इसके बाद ये अपनी उपलब्धि नहीं बताते। अभी डबल इंजन में, एक इंजन अपराध में, एक इंजन भ्रष्टाचार में चरम पर है। इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, काम क्या किया बोलेंगे नहीं। तेजस्वी यादव जी ने अपने 17 महीने के कार्यकाल में जब डिप्टी सीएम थे तो नौकरियों की भरमार कर दी। अब देखिए उछल कर एनडीए थोड़ा न थे, दिखाइए इनको, दिखाइए तिवारी जी को। तिवारी जी, आप भी अपने दम पर थोड़ा न थे, आप दोनों की सबकी मजबूरी का तो नाम एक ही है। क्या है मजबूरी का नाम? बच्चे से बिहार में मैं पूछूंगी तो बता देगा कि बीजेपी और आरजेडी की मजबूरी का नाम क्या है। क्या है नाम? अंजना जी, मजबूरी का नाम अब कुछ नहीं है। अब जनता स्पष्ट तराजू के इस पर तौलेगी। 18 वर्षों का
कार्यकाल एनडीए का डबल इंजन सरकार का और 17 महीने का तेजस्वी यादव जी का जो कार्यकाल रहा, जिसमें डिप्टी सीएम के रूप में रहे, उन्होंने हर विभाग में जिस तरह से काम किया, जिस विजन के साथ काम किया, और जो तेजस्वी जी अभी बता रहे हैं हमारी सरकार बनेगी तो हम किस तरह से माई बहन योजना हो, चाहे जिस तरह से पेंशन की योजना बढ़ानी हो, नौकरी किस तरह से हम क्रिएट करेंगे, किस तरह से हम पर्यटन के क्षेत्र में काम करेंगे, उद्योग के क्षेत्र में ये सारा ब्लूप्रिंट अपना बता रहे हैं। लेकिन ये सरकार में बैठे लोग क्या कर रहे हैं, वो जंगल राज अभी बता नहीं रहे कि यहाँ किस तरह का अपराधी राज कायम है, इस पर बात नहीं कर रहे, चुप है। अब जनता पाई पाई का हिसाब लेगी और जनता तुलना करेगी कि हम अब बदलाव चाहिए। उनका आरोप है ना कि आप लोग जाति के उन्माद में ढकेलते हैं। रुकिए ना तिवारी जी, उनका आरोप है कि आरजेडी जाति के उन्माद में लोगों को धकेलने की कोशिश करती है। मैं इस पर लौटूंगी, लेकिन राजीव जी वो कह रहे हैं कि आपके राज में जंगल राज हो गया है, अपराध और कानून व्यवस्था को लेकर उनकी तमाम टिप्पणियां, इस पर जवाब दीजिए। और नीतीश कुमार, देखिए सर, पूरे सम्मान के साथ लगातार मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी वाले हो तो बीजेपी वाले हो तो सब उन पर आश्रित हैं। इस बार लोकसभा में फिर उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर ली, बीजेपी की बराबर सीटें ले आए, कोई उनको राइट ऑफ नहीं कर सकता है। लेकिन विद ऑल रिस्पेक्ट, 2013 तक बीजेपी के साथ, 2014 लोकसभा सीपीआई के साथ, 2015 से 17 तक आरजेडी के साथ, 2017 तक बीजेपी के साथ, 2022 आरजेडी के साथ, 2024 तक बीजेपी के साथ। इस पर कौन भरोसा करेगा? ऐसा रिपोर्ट कार्ड किसी का भी हो सकता है, अंजना जी, किसी का भी रिपोर्ट कार्ड अगर ऐसा हो तो थोड़ा विश्वास करना मुश्किल होता है कि पता नहीं कब फिर। अंजना जी, भारतीय राजनीति में दो अलायंसेस के अगर किस्से आप देखेंगी तो ये जो रिपोर्ट कार्ड नीतीश कुमार जी का है, राजद ने किसके साथ कब रिश्ते बनाए, कब किसके साथ तोड़े, कांग्रेस ने कब किसको सुविधा के हिसाब से इस्तेमाल किया, कब उन्हें धक्के लगाकर बाहर निकाल दिया, टीएमसी से लेकर के तमाम दलों की कहानियां वहां दर्ज हैं। नीतीश कुमार जी के साथ जो सबसे बड़ा जो एक सकारात्मक पक्ष है उनका, कि उन्हें कोई समझौता भ्रष्टाचार के लिए नहीं करना है, किसी भी तरह से परिवार के किसी सदस्य के लिए कोई समझौता वो नहीं करेंगे। वो जो कुछ करेंगे बिहार के हित में करेंगे, और जो भी फैसले उन्होंने लिए वो बिहार की जनता के हित में लिए। बावजूद इसके उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कई अवसरों पर इस बात को दोहराया कि वो एक गलत प्रयोग था, आरजेडी के साथ भविष्य में कभी नहीं जाएंगे। मैं गलती एक बार ना होती है, जो एक बार हो वो गलती कहलाती है। अंजना जी सुनिए ना राजीव जी, जो एक बार हो वो गलती कहलाती है, जो बार बार किया जाए उसको कैसे गलती कहेंगे? जनता को तय करने दीजिए, वो इसे गलती मानती है या राज्यहित मानती है। जनता के मैंडेट से वो सारी चीजें सामने आ जाएंगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये एक अपराजेय जोड़ी है। एक तरफ देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ बिहार में करिश्माई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। लगातार जनादेश अगर एनडीए को मिल रहे हैं, चाहे वो केंद्र में या राज्य में, तो ये समझना होगा कि ये परफॉर्म करने वाले लोग हैं, डिलीवर करने वाले लोग हैं। ये केवल जमीन के लिए नौकरियां देने वाले लोग नहीं हैं। बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो पुत्र मोह में बार बार बयान जारी करने वाले नेताओं की फहरिस्त में ये शुमार लोग नहीं हैं। इन्होंने अगर कभी कुछ किया है तो देश और राज्य के लिए किया है। और मैं नीतीश कुमार जी के लिए एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि जिस 17 महीने और भूल जाते हैं ये 15 साल का जिक्र भी, अब तो लालू जी को ही मृत्युंजय तिवारी और उनकी पूरी पार्टी भूल चुकी है। अब 15 साल के की उपलब्धियों पर कभी इनसे हम कहेंगे कि श्वेत पत्र जारी कर दीजिए तो शायद घिघी बन जाएगी आरजेडी के नेताओं की। देखिए, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जनता बराबर जो सेवा के दो मॉडल हैं, इनके लिए सत्ता का मॉडल है, हमारे लिए सेवा का मॉडल है। 90 से 2005 और 5 से 2025 का जो ये सफर है, ये एक करिश्माई नेता के जीवट, उसकी इच्छा शक्ति और उसके संकल्प की जीत है। और जो कुछ भी उनकी परिकल्पना एक विकसित बिहार को लेकर रही है,
उस दिशा में उन्होंने जो फैसले लिए, चाहे आधारभूत संरचना का विस्तार हो, कानून व्यवस्था का सवाल हो, नौकरियों का सवाल हो, निवेश का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, आज विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है नीतीश कुमार जी के खिलाफ कुछ भी बोलने के। मैं पूछूंगी मृत्युंजय जी, और ये जेडीयू के नेता तमाम कहते हैं कि नौकरियां नीतीश कुमार दे रहे थे और क्रेडिट ले जा रहे थे तेजस्वी यादव, लेकिन इस पर लौटू उससे पहले एक बार सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलते हैं। सुरेंद्र जी, 2010, 2015, 2020, रुका तिवारी जी रुका, 2010, 2015, 2020 तीनों के नतीजे हमने निकाले हैं पार्टी वाइज, वो एक बार जरा दिखा दीजिए तीनों के ही विधानसभा के रिजल्ट्स। बीजेपी जब जब जेडीयू के साथ गठबंधन में लड़ती है, दोनों की परफॉर्मेंस बेटर होती है। आप देखिए 2010 में जब बीजेपी के साथ जेडीयू लड़ी तो 115 सीटें उनकी भी आई और 91 सीटें बीजेपी की भी आई। फिर दोनों जब अलग लड़े और आरजेडी के साथ लड़े तो जेडीयू भी घट के 71 हुई और उधर बीजेपी भी 53 पर अटकी। फिर जेडीयू के साथ मिलकर जब बीजेपी लड़ी तो उनकी परफॉर्मेंस अच्छी हो गई, वो 53 से ऊपर 74 पर गए, लेकिन नीतीश बाबू फिसल के आ गए 43 पर। मुझे लगता है लोकप्रियता के पैमाने पर उस वक्त वो सबसे धरातल पर उनकी लोकप्रियता थी। लेकिन क्या ये कॉम्बिनेशन एक विनिंग कॉम्बिनेशन बन जाता है हर बार? ये सबसे बड़ा चैलेंज नहीं होगा? वहीं दूसरी तरफ एक जो दिखनी चाहिए समरसता, वो आरजेडी और कांग्रेस में नहीं दिख रही है चुनाव को लेकर। अंजना जी नमस्कार। दो चीजें बड़ी साफ हैं, आपने बड़ी अच्छे कुछ विश्लेषण किए हैं, उसकी मैं तारीफ करूंगा। है क्या कि 2020 का बड़ा इंटरेस्टिंग विश्लेषण है आपका। 2020 में अगर आप देखें कि 37.23% वोट जो हैं वो एनडीए को मिले हैं और 37.26% वोट हमें मिले हैं, यानी इंडिया गठबंधन को मिले। आप इस चीज को देखिएगा, बड़ा साफ साफ एकदम, और वही लगभग पावर में वही वो है। तो अगर आज आप देखें 2020 को भी आप देखती हैं तो 2020 में भी इंडिया गठबंधन के पास एज पर एज द वोट शेयर इज कंसर्न हमारे पास ज्यादा वोट थे, जबकि वो इंडिया गठबंधन नहीं था, वो यूपीए था। यूपीए के बाद हमारे पास अभी और दल भी महागठबंधन था, महागठबंधन बोला जाता था। कुमार जी की अपनी विश्वास सुन लीजिए, अरे हाँ महागठबंधन, मैंने यूपीए की वो थी, महागठबंधन था। एक मिनट, अब मुझे कह लेने दीजिए, अगर आप मैं बीच में मैं आपसे डर जाता हूं, आप अच्छा डर के बीच में बोल देते हैं तो मुझे डर लगा, मेरा तारतम्य टूट जाता। अच्छा डरना जी नहीं, आपसे तो हमेशा भी डरना तो चाहिए भाई जी। तो एक चीज तो बहुत स्पष्ट है, और ये सम्मान का डर है, वैसा डर नहीं है, उसको आप चिंता मत कीजिएगा। दो चीजें मैं साफ साफ कहता हूं आपसे कि आज अगर आप 2020 को ही बेंचमार्क मान करके चलेंगी तो निश्चित तौर पर नीतीश कुमार को अपनी विश्वसनीयता की परेशानी झेलनी पड़ रही है, उनसे उनका वोट परसेंटेज कम होगा, और एनडीए को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी अपनी एंटी इनकम्बेंसी झेलनी पड़ रही है, जैसे अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली में झेलनी पड़ी थी। तो आप इन दोनों चीजों को लेकर के आप करेंगे तो हमारा जो गठबंधन है, जो हमारा गठबंधन बिहार में है, आप उसे एनडीए क्या नाम, इंडिया गठबंधन कह लीजिए, महागठबंधन कह लीजिए, नाम देना आपका काम है। हम लोग आगे निकलेंगे बहुत अच्छे तरीके से। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण और है, मैं आपको बताऊं। तेजस्वी यादव जी के उप मुख्यमंत्रित्व काल में जिस तरीके से बिहार में नौकरियां दी गई, उन्होंने जाति के सारे पैमानों को तोड़ दिया था। और इसके बाद जातीय जनगणना, राहुल गांधी जी जिस तरीके से बात कर रहे हैं, संविधान की जो बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे जातीय जनगणना का सबसे ज्यादा फर्क पड़ना है। और श्री राहुल गांधी जी का और तेजस्वी यादव जी का ये जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है कि दिल्ली में और पटना से, ये अपने आप में एक डेडली कॉम्बिनेशन बनेगा। और नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का कॉम्बिनेशन एक अविश्वसनीय गठबंधन है। दोनों दल एक दूसरे को भरोसा नहीं कर रहे हैं। वो विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हो या सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री हो, समय समय पर कह चुके हैं कि अब की बार हमको जो है नीतीश कुमार नहीं चाहिए, बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहिए। तो यहां पे जेडीयू की और भाजपा की लड़ाई क्या नाम होगी, ये क्या नाम, वो चाहे पर्दे के आगे हो और चाहे वो पर्दे के पीछे। तो नौकरी हम लोग देने वाले लोग हैं, ये लोग आपस में लड़ने वाले लोग हैं, जल्दी से इसको देखना पड़ेगा। और हिम्मत क्यों नहीं जता पाती है सर बीजेपी बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़ने की? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने गठबंधन के साथी का सम्मान करती है। हमारा गठबंधन है, हम गठबंधन के साथ लड़ेंगे। हिम्मत की क्या बात है? बात जहां तक रही हिम्मत, तो भाई सबसे अधिक मैं सुरेंद्र राजपूत और मृत्युंजय तिवारी जी की मानता हूं। सुरेंद्र राजपूत अभी 10 दिन पहले जो है दिल्ली में सरकार बना रहे थे। ये टेलीविजन की बहसों में आज तक पे जब आते थे तो कहते थे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी।
और ये जीरो का हैट्रिक बनाने के बाद भी इनका विश्वास नहीं खंडित होता, इनकी हिम्मत नहीं टूटती है। तो ये हिम्मती लोग निश्चित तौर पर हैं कि जो जीरो की हैट्रिक बनाने के बाद भी सरकार बनाने की बात करें। और मृत्युंजय तिवारी जी भी कम हिम्मती नहीं है, ये भ्रष्टाचार पर बोल रहे थे। राष्ट्रीय जनतांत्रिक राष्ट्रीय आरजेडी जो है, हिम्मत तो नेताओं की ऐसी होती है ना, प्रवक्ताओं की ऐसी होती है और होनी चाहिए। शुक्ला जी, आप भी झारखंड में सरकार बना रहे थे, वही बता रहा हूँ मैं। अरे तो आप भी तो झारखंड में सरकार बना रहे थे। अरे मैं उसी हिम्मत की प्रशंसा कर रहा हूँ, मैं उसी हिम्मत की प्रशंसा कर रहा हूँ ना अंजना जी, मैं कहाँ निंदा कर रहा हूँ। आप भी झारखंड में सरकार बना रहे थे। भ्रष्टाचार में जिसका अध्यक्ष कन्विक्ट हो वो भ्रष्टाचार पे बात कर रहा है, जिसका पहला परिवार जो है भ्रष्टाचार में कोई सदस्य बचा नहीं हो। लालू जी भ्रष्टाचार के आरोप में, राबड़ी जी भ्रष्टाचार के आरोप में, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, मीसा देवी, कोई बचा नहीं है जिस पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो। और स्वयं लालू जी तो कन्विक्ट ही हैं, वो भ्रष्टाचार पर भी बोलते हैं। तो इनकी हिम्मत जो है अत्यंत प्रशंसनीय है। हम झारखंड में सरकार बनाने की बात कर रहे तो मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस का, तो मैं जीरो बता रहा हूं, खाता ही नहीं खुला। जिसका 6 बार से खाता ना खुला हो और वो सरकार बनाने का दावा करे, उसकी हिम्मत जो है विपक्ष में बैठने वाले की तुलना बहुत ज्यादा है। तो मैं उनकी जो हिम्मत है उसकी अनुपाती जो प्रशंसा है वो करने का अधिकार तो अंजना जी मुझे आप देंगी ना। बिल्कुल, अब जो है अपराध पर जो है कौन बोल रहा है? जहां मुख्यमंत्री के आवास से जहां अपहरण का कारोबार लालू जी के कार्यकाल में चलता था, मुख्यमंत्री के बिटिया के विवाह समारोह में गाड़ियां उठाकर लाई जाती थी, किडनैपिंग जहां जो है उद्योग हो गया था, उस जंगल राज के राजा जो हैं वो आजकल अपराध पर भी प्रवचन देते हैं। बहुत हिम्मती है तिवारी जी आप। तिवारी जी आपकी हिम्मत को प्रणाम करना पड़ेगा। आप भ्रष्टाचार पे, आप अपराध पे, आप वंशवाद पे, आप हर चीज पर बोल सकते हैं भाई। इतनी हिम्मत को तो हमको प्रणाम करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तिवारी जी जवाब दें उससे पहले एक बार सुरेन जी बोलना चाह रहे हैं। सुरेन जी जवाब दीजिए। नीचे चल रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि रिश्ते इम्तिहान, दोस्ती इम्तिहान लेती है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस में भी अभी यही चल रहा है, दोस्ती इम्तिहान लेती है। आरजेडी वाले वहां कांग्रेस के नेताओं को भाव ही नहीं दे रहे हैं, नहीं वो भाव ही नहीं दे रहे हैं। और एनालिस्ट ये कहते हैं कि अब जाति का कार्ड हो गया, कि आरक्षण मिटा देंगे, संविधान बदल देंगे, ये सब जितना तुक्का चलना था चल चुका। अब ये काट की हांडी फिर से नहीं चढ़ेगी। ऐसे में क्या, कैसे आप निपटाएंगे, क्या काट खोजेंगे? बीजेपी बिल्कुल अंजना जी, बस खाली पक्ष की फर्क है। आप कह रही हैं कि काट की हांडी दोबारा नहीं चढ़ेगी, ये बात अपने आप में सच है। वो कहते हैं ना कि समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। अब प्रेम शुक्ला जी भ्रष्टाचार की बात करते हैं और 1 लाख रुपया की घूस में इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जेल में जाता है। अब इतने बड़े तो ये क्या नाम सदाचारी हैं कि 1 लाख रुपए की घूस में बंगालू लक्ष्मण राष्ट्रीय अध्यक्ष इनके जाते हैं जेल में। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी बिहार पर बात नहीं। और एक चीज और हम बता दें, बिल्कुल हम कह रहे थे चुनाव जीतने के लिए लड़े थे प्रेम शुक्ला जी, नहीं हार गए, कोई दिक्कत नहीं, आगे जीतेंगे। हम तो एक चीज जानते हैं, आप लोग तो 1980 से अपने जन्म से हार रहे हैं। 2 सीटें थी आपके पास, 2 सीटें थी, 60 सीटें थी, 80 सीटें थी। आज की डेट में किस अहंकार की बात कर रहे हैं आप ही लोग? अब बताइए 240 सीटें, 400 सीटें लाने की जगह पे आप बात कर रहे थे। खैर हम उस पर बात नहीं करते, आपका अपना काम है, हमारा अपना काम है। वो अंजना जी ने जवाब दे दिया है। और एक चीज और बताऊं कि भाजपा लड़ना कैसे चाहती है अंजना जी चुनाव। कुछ चैनल जो YouTube टाइप के चैनल हैं, कुछ 2M दर्जे टाइप के चैनल हैं, ये जो YouTube वगैरह के चैनल में, इसमें अब आज की डेट में आगे आने वाले समय में देखेगा कि बिहार में इन यूट्यूबर्स की बाहर आ जाएगी। कोई साधु यादव का, कोई लल्लू यादव का, कोई कल्लू यादव का जो इंटरव्यू लेंगे ना क्या नाम लालू जी के आसपास के लोगों का, उनको बताएंगे कि ये ऐसे दुराचारी हैं, ये वैसे हैं, यहां पर इनके यहां पर अपहरण होते हैं। उसी साधु यादव की बात कर रहे हैं आप, जिस साधु यादव को आज ये लोग साधु बता रहे हैं। इन्होंने कभी पूरी जिंदगी में शैतान बताने में भरोसा नहीं किया उसी साधु यादव को। उसी साधु यादव के और लोगों को जब बताते हैं कि मीशा की शादी में क्या हुआ था, तो साधु यादव गए थे ना वहां पर लोग। तो आज की डेट में आप जान लीजिए प्रेम शुक्ला जी और जेडीयू वालों, अब आपके पास ये कार्ड नहीं चलने वाला। जनता 2020 से 2025 के बीच का आपका रिपोर्ट कार्ड मांगेगी, और जब रिपोर्ट कार्ड मांगेगी तो भरोसा कीजिए वहां पर तेजस्वी जी के हाथ में नौकरियां हैं। तेजस्वी जी को बताने के लिए है कि हम जैसे ही सत्ता में आए 17 महीने के लिए हमने आपको नौकरियां दी। आपके हाथ में क्या है कि हमने पुल गिराए, 13 पुल गिरे हैं आपके यहां पर,
और जितने पुल गिरे हैं सबका निर्माण जो है भारतीय जनता पार्टी के किसी न किसी सहयोगी के उसमें की कंपनी का पुल निर्माण था। आप जान लीजिए, बड़ा पुल हो, छोटा पुल हो, खरा पुल हो, खोटा पुल हो, भ्रष्टाचार में जिस तरीके से बिहार की संलिप्तता 2020 से 2025 के बीच में आई है, वो सारे के सारे भाजपा नेताओं के सहयोगियों की कंपनियां हैं जहां के पुल गिरे हैं। जवाब दीजिए प्रेम शुक्ला जी। ठीक है, अब जवाब सुनिए प्रेम शुक्ला जी जल्दी से। बाकी दोनों इंतजार कर रहे हैं, राजीव जी भी इंतजार कर रहे हैं, रुक जाइए जल्दी से। प्रेम शुक्ला जी, बात भ्रष्टाचार की हो रही है। हमारे यहाँ बंगारू लक्ष्मण पर आरोप लगा, उनको अध्यक्ष पद से तत्काल हटा दिया। श्रीमती सोनिया गांधी 420 केस में बेल पे हैं, आपकी संसदीय दल की नेता है, हिम्मत हो तो त्याग पत्र ले लीजिए। बेल पर राहुल गांधी हैं, एलओपी हैं लोकसभा में, 420 की केस में बेल पे हैं। और नेशनल हेराल्ड की 420 की केस में इंडिया अलायंस के पार्टनर श्रीमान अरविंद केजरीवाल ही कहते हैं कि 420 के केस में नेशनल हेराल्ड में आपने घोटाला किया। हम नहीं, हम जो कह रहे हैं तो कह ही रहे हैं। और नेशनल हेराल्ड का ये केस जो है वो मजिस्ट्रेट कोर्ट के ऑर्डर पर आपके खिलाफ हुआ है और हवाला में आपने पैसे पकड़े हैं, ये भी सबके सामने है। तो भ्रष्टाचार पर आप बातें कर रही, सही में आप अत्यंत साहसिक काम करते हैं। 420 के आरोप में श्रीमती सोनिया गांधी का त्याग पत्र मांगने की हिम्मत, श्रीमान राहुल गांधी का एलओपी के पद से त्याग पत्र मांगने की हिम्मत किसी कांग्रेसी में हो और कांग्रेसी त्याग पत्र मांगने के बाद कांग्रेस में बच जाए तो कहेंगे कि कांग्रेस में भी ईमानदारी जन्म लेने वाली है। अरे भैया, आप जो है बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, छोटा सा रिस्पॉन्स, मुझे बाकी दोनों मेहमानों के पास जाना है। आपने जो है बेंगलोर में आपके नेताओं पर सीधा हमला है, छोटा सा मैं छोटा सा रही। आपकी सिद्धारमैया की मुदा में क्या दशा है, कौन नहीं जान रहा मुदा के भ्रष्टाचार में श्रीमान सिद्धारमैया की क्या दशा है। आए दिन कोर्ट में भागना पड़ रहा है बेल लेने की। छोटी सी बात बोलिए जल्दी से, बोलिए जल्दी से। बहुत निजी टिप्पणी करते हैं। मैं सिर्फ आज की डेट में प्रेम शुक्ला जी पूरे देश के माननीय सर्वोच्चतम न्यायालय तक को, नीचे से लेकर के जिला न्यायालय से लेकर सर्वोच्चतम न्यायालय को गाली दे रहे हैं और उसकी अवमानना कर रहे हैं खुलेआम। ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के जो भ्रष्टाचार के दोषी है, जिन लोगों ने जो आरोप की बात करी, आरोपी की बात करी है, आरोपी की बात की, उनको जो है जो नियमित जमानत मिली है वो गलत है, वो गलत है। ये अवमानना कर रहे हैं कोर्ट की। ठीक है, चलिए कोर्ट की बाकी मेहमानों को दिखाइए। भाई प्रेम भाई, हम आपके बीच में नहीं बोलते ना राजीव जी। तो मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से कहता हूं कि पूरे जिले से लेकर के सुप्रीम बीजेपी और कांग्रेस का खत्म हो तब ना सब। रुके, आ रही हूँ एक सेकंड। प्रेम शुक्ला का ये कहना है कि अगर आप लोगों की बात समाप्त हो गई हो तो मुझे कुछ कहना है। और आरोपी बनाने का काम प्रेम शुक्ला की कंपनियां गलत तरीके से करती हैं और ये लोग इस तरीके के भ्रष्टाचारी कंपनी के लोग हैं जो भ्रष्टाचार में जेल जाते हैं। राजीव रंजन जी कौन सी स्कीम लेकर आ रहे हैं? क्योंकि आजकल तो चुनावी चलन ये हो गया है कि जब भी चुनाव के पहले होता है कोई ना कोई, मतलब या तो महिलाओं को पैसे देने के लिए या किसी न किसी तरीके से सीधा कैसे आर्थिक लाभ का, यानी कैसे सीधा पैसा लोगों के हाथ में पहुंचाया जाए अपने अपने वोट बैंक की, उसकी कोशिश होती है। तो कौन सा स्कीम ऐसा ला रहे हैं? जैसे यहाँ दिल्ली में देखिए 2100 का ऐलान हो गया, वैसे ही वहां महाराष्ट्र में स्कीम चल रहा है, हिमाचल में चल रहा है, कांग्रेस हो बीजेपी हो सबका यही काम है। एक अंजना जी, सबसे दिलचस्प बात तो अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बताई कि अगर किसी को जमानत मिल जाए तो इसका मतलब है वो अभियोग मुक्त हो गया। ऐसा तो मैंने किसी भी कानून की किताब में नहीं पढ़ा है। जमानत और दोषमुक्त होने के बीच का कोई रिश्ता नहीं है। दरअसल कांग्रेस और राजद का भ्रष्टाचार और घोटालों के साथ चोली दामन का रिश्ता है। आपको 2009 से 2014 का आखिरी कार्यकाल याद होगा। अकेले घोटालों की वजह से आपकी पूरी मिट्टी पलीत भी हिंदुस्तान की जनता ने कर दी और आप सत्ता से निर्वासन के शिकार हुए। शायद अब वापसी भी कभी दिल्ली में केंद्र में आपकी नहीं होने जा रही है। और जिस तरह की हठधर्मिता अहंकार में कांग्रेस है, जिस तरह से अपने साथी दलों को जगह जगह अपमानित करती है, आने वाले समय में आपके साथ तो क्षेत्रीय दल जाने के लिए तैयार नहीं होंगे। धीरे धीरे बंगाल से लेकर आप देख लीजिए, दिल्ली से लेकर हरियाणा, तमाम जगहों पर, महाराष्ट्र में भी चुनाव जरूर हो गया लेकिन पूरे चुनाव में आपकी पार्टी और शिवसेना यूबीटी के तनाव की खबरें लगातार चर्चा में रही। इसलिए राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में तो कांग्रेस की प्रासंगिकता समाप्ति के कगार पर है। जहां तक बिहार का सवाल है, मैं इतनी बात जरूर अंजना जी कहना चाहूंगा। अभी मूड ऑफ द नेशन आपने अभी दिखाया,
सर्वे कितने प्रामाणिक हैं क्या है, लेकिन वो एक दिशा जरूर देते हैं। अगर 10% का डिसाइसिव एज अगर ये सर्वेज बता रहे हैं तो मैं मानता हूं कि 225 का हमारा लक्ष्य एक सुविचारित लक्ष्य है, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बिहार के सभी जिलों में एनडीए के सभी पांचों दल वहां लगातार सम्मेलन कर रहे हैं, वहां जन सैलाब उमड़ रहा है। मेरे सवाल का जवाब लगातार नहीं दिया पार्टी आपने। के प्रवक्ताओं के जिला संवाददाता सम्मेलन हो रहे हैं। बांटने वाली जहां कोई तक स्कीम अब बताइए। तक हम लोगों ने जो कुछ किया है, और देखिए अब ये इन चीजों पर तो कोई भी फैसले के पहले कुछ नहीं कहेगा। जो कुछ होगा इतना यकीन रखिए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जब भी कुछ किया है खुद के लिए, परिवार के किसी सदस्य के लिए नहीं किया है। वो जब भी करेंगे राज्य के हित में करेंगे। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय वित्त मंत्री के ताजा बजट के बाद ये बात बिल्कुल साफ है कि अब कांग्रेस के पास, मध्य वर्ग के पास भी जाने का कोई अवसर नहीं बचा है। तमाम लोगों के जो मुश्किलों का समाधान केंद्र और राज्य मिलकर के कर रहे हैं। एक बार फिर ऐसे ही गठबंधन की सरकार बिहार में बने, ये जनता की आकांक्षा और अपेक्षा है। इसमें राजनीतिक दल चाहे सेहत को भी लेकर राजीव जी मैं आपसे पूछ ही लेती हूँ, उनकी सेहत को लेकर भी, ये नीतीश बाबू की सेहत को भी लेकर कई लोग प्रश्न पूछते हैं। उसको लेकर क्या एक पार्टी के रिस्पॉन्सिबल प्रवक्ता के तौर पर आप जानकारी दे सकते हैं राजीव जी? देखिए, मुझे कुछ कहने की जरूरत क्या है। नीतीश कुमार जी लगातार बिहार की सड़कों पर, बिहार के कस्बों में, टोलों में हर दिन प्रगति यात्रा के जरिए रूबरू हो रहे हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिलों को सौगातें दी जा रही हैं, लगातार योजनाओं का निर्धारण हो रहा है। और मैं समझता हूं जो सारी चीजें सबके सामने हैं, और उस पर अगर कोई सवाल करता है तो हम सब लोग तो अभी सेहतमंद दिख रहे हैं। कब किसकी तबीयत नासाज हो जाए, कब किसकी तबीयत, किसी को फ्लू हो जाए, किसी को जुकाम हो जाए, मैं नहीं समझता हूं कि ये इतने बड़े सवाल हैं। एक दूरदर्शी नेता के तौर पर नीतीश कुमार जी बिहार की उम्मीद है, और बिहार की पहचान, उसकी अस्मिता और स्वाभिमान से जुड़ा हुआ यह नाम है, और इस नाम के साथ बिहार की जनता का भावनात्मक जुड़ाव आगे भी रहे। ठीक है, तिवारी जी को मौका लगने दीजिए सर। सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज पिछली बार लेकर आए थे, लेकिन तिवारी जी ये भी एक सच्चाई है कि आरक्षण खत्म कर देगी बीजेपी, मतलब सिर्फ एक ही जाति के वर्ग के लोग आगे बढ़ेंगे, बाकी सबको धकेल दिया जाएगा पाताल में। इस तरह का प्रचार अब जनता नहीं सुनेगी, समझेगी, क्योंकि वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। पिछले कई दशकों से अब तो हो गया, एक चुनाव में वो चल गया, एक चुनाव में संविधान चल गया, अब बार बार थोड़ी ना वही चलेगा, क्योंकि बार बार बाजी तो वही मार ले जा रहे हैं, चला रहे हैं। तो लोग भी, जनता भी देख रही है, जो आप लोग कहे थे वो सब झूठ था। देखिए अंजना जी, तेजस्वी यादव जी लगातार 2020 में भी आप देखेंगे, इस देश में पहला राज्य बिहार था जिस चुनाव में एक मुद्दा नौकरी का सेट किया तेजस्वी यादव जी ने, 10 लाख नौकरी देंगे। इसके बाद से रोजगार की नौकरी की बात बीजेपी और जेडीयू करने लगी, और तेजस्वी जी को 17 महीने वो कह रहे हैं नौकरी सब नीतीश बाबू दिए, और अखबार में विज्ञापन दे दे के तेजस्वी जी क्रेडिट ले गए, ये कहती है जेडीयू, और नीतीश बाबू इससे बहुत आहत थे। अब ये विज्ञापन ले, चाहे क्रेडिट नहीं चाहिए, नौकरी दीजिए। 18 वर्षों में कितने लोगों को नौकरियां दी? अगर 17 महीने तेजस्वी जी का हटा दीजिए जब डिप्टी सीएम के रूप में थे, ये बता दीजिए। अरे श्वेत पत्र जारी कर देना कि क्या काम किया। अभी प्रेम शुक्ला जी, राजीव रंजन जी चुप है, विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया? क्या क्या वादा किया था? विशेष पैकेज कहां गया? बोली लगा सकता हूँ आप बिहार की कितना दूर? पटना अंजना जी की अनुमति होगी तो मैं आपको करारा जवाब दूंगा। ठीक है, जोड़कर मांगा था, पूरा कर ले। 5 काम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सत्ता का मलाई खाएंगे। जनता की भलाई से चिंता नहीं है, इसलिए इस बार की लड़ाई साफ है। जनता की भलाई के लिए तेजस्वी सरकार बनेगी बिहार में। जवाब दीजिए राजीव जी, जवाब दीजिए। कह रहे काहे नहीं ले लिए विशेष राज्य का दर्जा? देखिए, नौकरियों के सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नौकरियों के साथ जो रिश्ता है, तेजस्वी यादव जी का जो रिश्ता है नौकरियों के साथ, आईआरसीटीसी के घोटाले से जनता समझ गई है। जमीन जिसके पास होगा उसको नौकरी आप दे दीजिएगा। और आप 17 महीने की बात क्या करते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे,
आपको मालूम है डिप्टी चीफ मिनिस्टर का वोट भी नहीं होता है, वो कैबिनेट का एक सदस्य होता है। कैबिनेट की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं, फैसले मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लिए जाते हैं, उन फैसलों को अमली जामा मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कराया जाता है। आपको किस बात का क्रेडिट जाएगा? आपको जब नौकरियों के रेलवे में नौकरियों देने के मामले में आपकी जो भज पिटी है, हर दिन तो अदालत में आप धक्का खा रहे हैं, हर दिन अदालतों में धक्का खाने के बाद भी आप लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि आपसे गलती नहीं हुई। आज ऐसे अनेक ऐसे लोग हैं जिन्होंने हलफनामा दायर करके कहा कि उनकी जमीनें ली गई और जमीन लेने के बाद उन्हें रेलवे के क्लास 4 कैटेगरी की नौकरी दी गई। सिर्फ दो लाइन सुरेंद्र राजपूत जी, दो लाइन खाली सर, सिर्फ 2 लाइन खाली, जल्दी से। जी सर, बिल्कुल 2 लाइन बोलूंगा। अंजना जी, वो लोग कहते ना कि बिहार में प्रशासन तो सुस्त है, वसूली जबरदस्त चल रही है, और जिस समय बीपीएससी के छात्रों को भी आप देख लीजिए जिस तरीके से लाठी डंडे उनको दिए जा रहे हैं। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण है अंजना जी, आप भी शायद आपकी नजर से भी निकल गई कि 2020 में नीतीश कुमार ने अपने अंतिम कार्यकाल के लिए चुनाव में वोट मांगा था 2020 में, ये आधिकारिक रूप से मांगा था। अब इस पर शुक्ला जी प्रकाश डाल सकते हैं और ये अंतिम जल्दी। अब राजीव जी अब क्या बोलिएगा इस पर? उनका बयान है ऑन रिकॉर्ड, आखिरी बार सीएम की बात की थी। शुक्ला जी बताइए, देखिए शिंदे साहब वहां पर सीएम के तौर पर थे और फिर फडणवीस साहब बने, यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा अगर ज्यादा सीटें आपकी आ जाती हैं, बड़ी जीत होती है? अंजना जी, बिहार में कायम रहेगी नीतीश जी की बहार और मोदी जी के नेतृत्व में बारंबार बनेगी सरकार, एकदम स्पष्ट है। दरअसल देखिए, कई बातें खुल के बोली जा सकती है, कई बात नहीं खोली जा सकती है, लेकिन इतना तय है कि जिस कास्ट कॉम्बिनेशन को, जिस जातीय समीकरण को लेकर नीतीश कुमार आते हैं, वो जातीय समीकरण ही उनकी पॉलिटिक्स में जान फूंकता है और इसीलिए कोई उनके खिलाफ बोलने को जल्दी तैयार नहीं होता। बहरहाल जिसकी तरफ वो रहते हैं बाजी ले जाते हैं, लेकिन इस बार का चुनाव दिलचस्प रहेगा।